नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। दून की सड़कों पर दिख रही निवेशक सम्मेलन की झलक। उत्तराखंडी संस्कृति से रूबरू होंगे मेहमान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। अभी से होने लगे जीत के दावे। लोकसभा चुनाव बना बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल। नवंबर में पूरा होगा डीजीपी अशोक कुमार का कार्यकाल। पुलिस महानिदेशक पद की रेस में कई नाम शामिल। अशोक कुमार के कार्यकाल का हो सकता है विस्तार। और उत्तराखंड के 9 आईएएस अधिकारी बनाए गए चुनाव ऑब्जर्वर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में निभाएंगे ऑब्जर्वर की भूमिका। निर्वाचन आयोग ने सौंपा जिम्मा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 37वें राष्ट्रीय खेल में राज्य की ओर से हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों को खेल के ट्रैक सूट भी बांटे। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी अपने मनोबल और लगन से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खेल विधाओं और खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में खेल संस्कृति का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य सरकार भी राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। इन दिनों उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के विदेश दौरे के बाद अब अधिकारी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आयुष विभाग के सचिव के मुताबिक आयुष में निवेश के लिए 5 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें अब तक 500 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। पंकज पांडे ने बताया कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग होम्योपैथी और आयुर्वेद के बड़े उद्योगपतियों के साथ बातचीत कर रहा है। आयुष विभाग जो मेरे द्वारा देखा जा रहा है उस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जो हमको लक्ष्य दिया गया है, हमें 5000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है एमओयू करने का और 500 करोड़ का ग्राउंडिंग का लक्ष्य दिया गया है। हम लोग उसको समय से पहले पूरा करेंगे। ग्राउंडिंग में मैं बताना चाहूँगा हम लोग 500 से आगे लगभग अभी तक पहुंच चुके हैं और जो दिसंबर में जब इन्वेस्टर समिट होना है उससे पहले हम काफ़ी आगे पोजीशन में होंगे। और जो बड़े प्लेयर्स हैं आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं साप्ताहिक समीक्षा भी करता हूं इसकी कि जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं इस पे जो काम करते हैं उनसे जो हमारी बात चल रही है वो किस लेवल पे पहुंची है, क्या हमें और करने की ज़रूरत है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें हम लोग लगातार टच में रहते हैं, बात कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अधिकारी धरातल पर व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि उन्होंने इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर मुख्य सड़कों का जायजा लिया। कमियां मिलने पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट राजधानी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होनी है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इन्वेस्टर समिट यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा आज जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं जिससे इन्वेस्टर समिट का जो वेन्यू है एफआरआई, वहाँ तक लोग पहुँचेंगे और प्रस्थान आवागमन होगा, जिसमें उन रोड्स का मैंने इंस्पेक्शन किया है। उसमें अधिकतर सड़कें ठीक हैं, कुछ सड़कें हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, तो उसके लिए मैंने मेरे साथ प्रमुख अभियंता थे, यहाँ के मुख्य अभियंता जो देहरादून देख रहे हैं वो भी थे और तमाम और जो नीचे के अधिकारी हैं सारे लोग मौजूद थे। तो उनको मेरे द्वारा ये बता दिया गया है कि 25 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया कि 25 नवंबर तक हर हालत में सारी सड़कें जिन पे से इन्वेस्टर समिट के जो मेहमान हैं, जो लोग मूवमेंट करेंगे, उनका सारा काम उनको पूरा कर लिया जाना है। लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन राज्य में सियासी दल अभी से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आलम यह है कि मतदान की घड़ी से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी के राजनेता जुबानी तौर पर एक दूसरे को पराजित करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट पर नजर डालिए। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त बचा हो, लेकिन
उत्तराखंड की बयार में सियासी महक आने लगी है। आलम यह है कि अभी से चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए राजनेता जुबानी जंग कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के नेता मुख्य विपक्षी दल के नेताओं को पिछले चुनाव के आंकड़े गिना रहे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल सत्ताधारियों को उनकी कमियां गिनाकर जीत का दम भर रहे हैं। इन दावों के साथ मतदान करने वाली जनता के बीच जाकर भी राजनेता पार्टी के हक में समर्थन मांगने का काम करते नजर आ रहे हैं, जिसकी एक झलक पिथौरागढ़ में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंवाद के जरिए सबने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद से उत्तराखंड भाजपा के तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की बात तक कह रहे हैं। देखिए, जब जनता ने ही खाता उनका पिछली बार भी नहीं खोला और इस बार भी नहीं खोलेगी, तो ये अपना खाता कहाँ से खोलेंगे। जिस प्रकार से दिवा स्वप्न लगातार देखते आ रहे हैं, इनका कहीं कोई सपना पूरा नहीं होने वाला। ये सब जनता अच्छी तरह जानती है कि किसका खाता हमें खोलना है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का दावा कर रही बीजेपी को भी कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जनता की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए मुद्दों को भुना रहे हैं। जिलों में अलग अलग प्रदर्शन को कांग्रेस का चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा है। कांग्रेस जनता को 2009 में हुई पार्टी की जीत के आंकड़े गिनाने का काम कर रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, जो प्रचंड बहुमत जनता ने उनको दिया एक विश्वास के साथ कि डबल इंजन का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, लेकिन वो डबल इंजन उत्तराखंड में आज तक उतरा ही नहीं है। तो ये प्रचंड बहुमत का नशा है जो भाजपा के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है, और जनता लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है। बेरोजगार पेपर लीक प्रकरण के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक न्याय नहीं हुआ है, वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ है। सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड की मातृशक्ति लगातार कर रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास नाम की चीज़ उत्तराखंड में नजर नहीं आ रही है। केवल विज्ञापनबाजी और बयानबाजी सरकार की ओर से खूब हो रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की भले ही 5 सीटें हो, लेकिन राज्य की सियासत के साथ केंद्र में मजबूती के लिए 5 सीट पर काबिज होना कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक का सवाल बन चुका है। उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चली है। कई नाम डीजीपी की रेस में सामने आ रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं के बीच सुगबुगाहट ये भी है कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल का विस्तार हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जैसे जैसे वर्तमान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आईपीएस अधिकारियों के डीजीपी बनने की लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। कई नाम डीजीपी की रेस में दौड़ लगा रहे हैं और इस वक्त उत्तराखंड के नए डीजीपी को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हो चली है, उसकी वजह ये है कि नवंबर में डीजीपी अशोक कुमार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, मगर अभी तक शासन को नए डीजीपी के नामों का पैनल नहीं भेजा गया और नियमों के मुताबिक किसी भी डीजीपी के रिटायरमेंट के 3 महीने पहले सरकार अगले डीजीपी का पैनल यूपीएससी को भेजती है, जिसमें से यूपीएससी 3 नामों का चयन कर वापस भेजता है, जिसके बाद सरकार एक नाम पर मोहर लगाकर डीजीपी के पद पर नियुक्त करती है। मगर फिलहाल सूत्र बताते हैं कि पीएचक्यू ने आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तो बना लिया, लेकिन शासन को नहीं भेजा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि अशोक कुमार के बाद आखिर नया डीजीपी कौन बनेगा? क्या उनकी जगह कोई नया अधिकारी लेगा या फिर डीजीपी अशोक कुमार के कार्यकाल को ही बढ़ाया जा सकता है? हालांकि इन सवालों के बीच कई नाम डीजीपी की रेस में दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की सेवानिवृत्त होने के बाद 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अभिनव कुमार इस रेस में शामिल है। फिलहाल 1900 बैच के आईपीएस दीपम सेठ आईटीबीपी में प्रतिनियुक्ति पर है, लेकिन रेस में सबसे आगे उनको माना जा रहा है। दीपम सेठ उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी है। उधर उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार का नाम भी इस रेस में शामिल है। वर्तमान में आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिरिक्त प्रमुख सचिव पद पर नियुक्त है। 1996 बैच के अधिकारी ने आईजी गढ़वाल और आईपीएस एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष सहित अलग अलग पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा अमित सिन्हा, वी मुरुगेशन, संजय गुंजाल,
अजय अंशुमन का नाम भी इस रेस में शामिल है। साथ ही उत्तराखंड कैडर के अधिकारी एमए गणपति और आईपीएस सफी एहसान रिजवी का नाम भी डीजीपी के पैनल की रेस में शामिल बताया जा रहा है। आईपीएस एमए गणपति और आईपीएस एहसान रिजवी दोनों ही उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। 1986 बैच के आईपीएस एमए गणपति 2016 में उत्तराखंड की डीजीपी रह चुके हैं, मगर एमए गणपति अगले साल यानी कि 2024 में रिटायर हो जाएंगे। आईपीएस सफी एहसान रिजवी 1990 उत्तराखंड कैडर के आईपीएस है। आईपीएस सफी एहसान रिजवी 2026 में रिटायर होंगे। उनका नाम भी इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। डीजीपी पद की कतार में कई आईपीएस अफसर शामिल है और ये सब संघ लोक सेवा आयोग की नई व्यवस्था के कारण हो सका है। दरअसल अब तक डीजीपी पद के लिए यूपीएससी की गाइडलाइन में 30 साल की सेवा अनिवार्य थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को बदलते हुए आयोग ने इसे 25 साल करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में फिलहाल 30 साल की सेवा पूरे करने वाला कोई भी आईपीएस मौजूद नहीं है। सिर्फ डीजीपी अशोक कुमार के पास ही 30 साल का अनुभव था। ऐसे में यही माना जा रहा था कि उनके सेवा विस्तार की संभावना लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के बाद समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि इस नई व्यवस्था के बाद किसी दूसरे आईपीएस अधिकारी को राज्य की कमान सौंपी जाएगी या फिर मौजूदा डीजीपी अशोक कुमार के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। उधर भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के 9 आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर का जिम्मा सौंपा है। बता दें कि उत्तराखंड कार्मिक विभाग ने निर्वाचन आयोग को 17 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी थी, जिसमें से 9 आईएएस अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर चुना है। 5 आईपीएस अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग ने अलग अलग स्टेट में ड्यूटी सौंपी है। भारत निर्वाचन आयोग हमसे कार्मिक डिपार्टमेंट से प्रपोजल मांगा जाता है। इसमें हम लोग कार्मिक डिपार्टमेंट ने 17 आईएएस का प्रपोजल भेजे हैं, 15 आईपीएस के लिए भेजा है। इनमें से अभी तक 9 आईएएस के लिए ड्यूटी आया है, ऑब्जर्वर ड्यूटी के लिए, और 5 पुलिस आईपीएस के ड्यूटी आए हैं। ये लोग विभिन्न स्टेट में जो ड्यूटी अलॉट किए उस स्टेट में जाएंगे। जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उसका जो मार्गदर्शन है, उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। राज्य में लगातार मतदाताओं के वोटर कार्ड और नई वोटर लिस्ट बनाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को इसका जिम्मा सौंपा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर तक बीएलओ द्वारा तैयार कर ली जाएगी रिपोर्ट पर 27 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक उसमें होने वाले ऑब्जेक्शन पर देखा जाएगा। 26 दिसंबर तक सभी ऑब्जेक्शन का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता वोटर कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आयोग के पोर्टल पर भी आवेदन कर सकती है। भारत निर्वाचन आयोग हमसे कार्मिक डिपार्टमेंट से प्रपोजल मांगा जाता है। इसमें हम लोग कार्मिक डिपार्टमेंट ने 17 आईएएस का प्रपोजल भेजे हैं, 15 आईपीएस के लिए भेजा है। इनमें से अभी तक 9 आईएएस के लिए ड्यूटी आया है, ऑब्जर्वर ड्यूटी के लिए, और 5 पुलिस आईपीएस के ड्यूटी आए हैं। ये लोग विभिन्न स्टेट में जो ड्यूटी अलॉट किए उस स्टेट में जाएंगे। जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उसका जो मार्गदर्शन है, उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। पौड़ी के पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो को दौड़ाने का सपना जनता को दिखा रहे नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के अरमानों पर पानी फिर सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम एक ई ऑटो को पौड़ी पर लेकर आए थे, ताकि ई ऑटो के सफल परीक्षण के बाद क्षेत्र में ऑटो का संचालन शुरू किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड परिवहन विभाग के आदेश में पहाड़ी इलाकों को छोड़कर अन्य जगहों के लिए ई ऑटो का पंजीकरण है। वहीं अब इस मामले में आरटीओ पौड़ी के द्वारा कहा गया है कि वे ई ऑटो का ट्रायल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें मुख्यालय से स्वीकृति नहीं मिल जाती। यदि इसकी जगह में नगरपालिका अध्यक्ष जी ई मैजिक जो 4 टायर वाले होते हैं, जिनमें ज़्यादा बैलेंस होता है, उनकी बात करते तो ये और अच्छा हो जाता, और इसको मतलब इतनी ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए तो बहुत जल्दी इनको मिल जाती है इसको चलाने के लिए। ई ऑटो को यहाँ पर ट्रायल किया गया है। वो ई ऑटो अभी हमारे परिवहन मुख्यालय से अप्रूवल नहीं है उसका। दूसरा, पौड़ी शहर जो पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में
ई ऑटो चलेगा, इसके लिए अभी हमारे आरटीए ने भी अभी कोई प्रस्ताव इसमें पास नहीं हुआ है। पौड़ी में एसएसपी कार्यालय पहुंची स्थानीय महिला पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूरा मामला आपको बताएं तो 25 नवंबर साल 2004 में शहर के पंत इलेक्ट्रॉनिक में हुए ब्लास्ट में उसके पति की मौत हो गई थी। इस दौरान तत्कालीन सरकार ने इस मामले में सीबीआई, सीआईडी और विजिलेंस जांच का आश्वासन दिया था। 19 साल बीत जाने के बाद भी मामले में अब तक कोई जांच नहीं हो सकी। महिला ने बताया कि अब उसके देवर और जेठ धोखाधड़ी से उसके पति की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उनके द्वारा कई बार इस तरह की कोशिश भी की गई है। वहीं महिला अब पति की हत्या को लेकर विजिलेंस जांच के साथ ही पति की संपत्ति की जांच की मांग कर रही है। मैं स्वर्गीय उमेश चंद पंत की पत्नी हूँ, जिनका सन 2004 में पंत इलेक्ट्रॉनिक्स में बम ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी। तो सर उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी तक बंद पड़ी है। और जो मेरे जेठ और देवर हैं वो हमारे हिस्से पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मेरे पति का हिस्सा हुआ मेरे बच्चे का है और मेरे घर की वो लैट्रिन का पिट बंद करने की और पानी बिजली सब बंद करने की मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारा बंद कर देंगे। और सर हम मुझे मेरे बच्चे को मानसिक प्रताड़ना देते हैं और परेशान करते हैं। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मेन मुद्दा ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की डेथ क्यों हुई, किस कारण हुई, क्या उसका कारण था। जो पीड़िता हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें प्रॉपर्टी संबंधी विवाद के बारे में बताया गया है और उसके अलावा उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके प्रॉपर्टी उनके नाम पे कराने के कुछ प्रयास किए गए हैं। जिस संदर्भ में पूरी जो जांच है उसको सीओ सदर को दी गई है। उनके द्वारा इसमें जो भी तथ्य और जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं उसकी पूरी जांच करने हेतु निर्देश दिए गए। किच्छा में पुलिस और एसओजी ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार युवक से 2 किलो 34 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से अफीम लाकर रुद्रपुर में सप्लाई किया करता था। की टीम की उपलब्धि है। इसमें सीओ सितारगंज, इंस्पेक्टर किच्छा और चौकी इंचार्ज लालपुर, इन लोगों ने ये काफ़ी समय से इस क्षेत्र में जो भी नशे की गतिविधियां होती हैं उनको ऊपर नज़र बनाए हुए थे और एक हमें जो है रैंडम चेकिंग हम लोग की चल रही थी। मर्डर हुआ है सितार की, ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ को जा रहा था, कुछ लीड हमें मिली है। बाकी इसको और हम लोग डेवलप करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। दून की सड़कों पर दिख रही निवेशक सम्मेलन की झलक। उत्तराखंडी संस्कृति से रूबरू होंगे मेहमान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। अभी से होने लगे जीत के दावे। लोकसभा चुनाव बना बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल। नवंबर में पूरा होगा डीजीपी अशोक कुमार का कार्यकाल। पुलिस महानिदेशक पद की रेस में कई नाम शामिल। अशोक कुमार के कार्यकाल का हो सकता है विस्तार। और उत्तराखंड के 9 आईएएस अधिकारी बनाए गए चुनाव ऑब्जर्वर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में निभाएंगे ऑब्जर्वर की भूमिका। निर्वाचन आयोग ने सौंपा जिम्मा।